आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एटम। ठीक है, परमाणु। ओके, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम डिटेल से केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ते हैं उसमें भी ये आ जाता है, लेकिन स्पेशली आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जाओ, ठीक है, तो उसमें फिजिक्स में ये टॉपिक है और जिसमें कंटेन है, बोलो, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम एटम पढ़ते हैं तो एक ही चीज पढ़ते हैं, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इस बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन में बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। बोलो, है ये सभी में? क्यों सभी में? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो टॉपिक रहता ही है। बोलो, अरे बोलो, तो बोर मॉडल तो वैसे ही पढ़ना ही है। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ हमारा अप्रोच फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। क्या होगा? बोलो, फिजिक्स पॉइंट ऑफ से। क्लियर? तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो चीजें पता चलेगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या पढ़ना है? बोलो, बोहर का परमाणु परमाणु परमाणु, ठीक है, मॉडल। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या लिखा मैंने यहाँ पर? एटॉमिक एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ऑफ बोहर। ओके, तो जब भी हम बोहर का मॉडल पढ़ते हैं, एक्चुअली पूरे एटॉम में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल ही बोहर का ही होता है। होते तो थॉमसन भी है, रदरफोर्ड भी है, बोहर भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसका होता है? बोहर का होता है। और बोहर के मॉडल में सबसे पहले दो बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, बोहर मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बोहर का मॉडल प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। पहले ध्यान दोगे, मैंने कहा बोहर का मॉडल मॉडल प्लैंक प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत, बोलो, पर आधारित है। ठीक है, यानी क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? मैंने कहा बोहर मॉडल, ठीक है, बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम क्वांटम थ्योरी। क्लियर? बोलो, बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू। बोलो, E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है E इज इक्वल टू एच न्यू, यही प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है, जहां पर H को क्या बोलते हैं? बोलो, प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। बोलो, बात समझ में? तो ये तो मैंने ऐसे लिखा आपको बताने के लिए कि यही कौन है? बोलो, क्वांटम सिद्धांत। क्लियर? तो आपको पहली थ्योरेटिकल बात समझ में आई। बोलो कि अगर एग्जाम में कभी आता है, सबसे बेसिक चीज, बोर मॉडल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बोलो, पूरी साइंस में बहुत सारे, बोलो, साइंटिस्ट होते हैं। आइंस्टीन के मॉडल पर, बोर, बोलो, प्लैंक के सिद्धांत पर, बोलो, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पर, और दुनिया भर के नाम है ना। तो किस पे बेस्ड है? बोलो, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात क्या, कि जो बोर का मॉडल है वो एक्चुअली यहां लिखा हुआ हाइड्रोजन। रीजन क्या है कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन? क्योंकि बोर का मॉडल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। और हाइड्रोजन नेचुरल क्या है? बोलो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आज मैं पूछूं, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और समझे बोलो, क्लियर? तो मैंने कहा बोर मॉडल, क्लियर, मॉडल सिंगल, बोलो, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोलो, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन वालों पर। क्लियर? अंदर की बात, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही, बोलो, पर ही वैलिड है। क्लियर? वैलिड है। मेरी बात को समझना। इसीलिए इसको क्या लिखा जाता? बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन नेचुरल क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसका मतलब हुआ, बोर मॉडल के जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो आपको यहां पर हाइड्रोजन का पूछा जाएगा, हीलियम का पूछा जाएगा तो ऊपर प्लस लिखा हुआ होगा। बोलो,
लिथियम का पूछा जाएगा तो ऊपर +2 लिखा हुआ होगा, बेरिलियम का पूछा जाएगा तो ऊपर +3 लिखा जाएगा। रीजन समझ में आया बोलो आपको? बताओ, अगर मैंने हीलियम प्लस कर दिया तो फिर मैं बोर मॉडल लगा सकता हूं, क्योंकि हीलियम प्लस करते ही वो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज बन गया। मैं लिथियम +2 करता हूं तो बताओ वो एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया। और समझे नहीं समझे बोलो? मतलब आपको मैं आगे कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे लागू होता है। बोर ने अपनी सारी बातें हाइड्रोजन के लिए बताई है। अगर मुझे इन पे वैलिड करना है तो मुझे पहले ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे लागू होता है। पहले बताओ, आपको दो बातें पहले समझ में आए? बोर मॉडल अभी मैंने नहीं पढ़ा है, मैं अभी पहले बेसिक क्या बात बता रहा हूं कि बोर मॉडल एक तो बेस्ड किस सिद्धांत पर है? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर है। और वैलिड किस पे है? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में। और हाइड्रोजन क्या होता है? नेचुरल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है। इसलिए अक्सर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन नाम अपन दे देते हैं। क्लियर? लेकिन मैंने कहा अदर पे लगाना होगा तो हम लगा सकते हैं, बस उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम प्लस करते ही एक ही रह गया बोलो। और समझे? बोलो, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई के दिमाग में आए, सर आपको कैसे पता चला लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है? और भाई, जिसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 एटॉमिक नंबर का मतलब 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। और समझे समझे बोलो, ऐसे पता चलता है, अंतर्मन से नहीं पता चलता है। और कैसे पता चलता, समझ में आया बोलो? अच्छा, +2 करते ही एक रह गया। और बेरिलियम मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बताओ, 4 में से 3 प्लस कर दिया तो 3 चढ़ गए, एक रह गया। बोलो, बात समझ में आए? तो आई थिंक 2 पौधे समझ में आए बोलो। अच्छा, फिर क्या बात बता रहा हूं, बोर ने अपने मॉडल में कितनी परिकल्पनाएं दी है? 3 परिकल्पनाएं। कितनी हाइपोथेसिस दी है? 3, जिनको हम फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ बोर मॉडल, सेकंड हाइपोथेसिस ऑफ बोर मॉडल और थर्ड हाइपोथेसिस ऑफ बोर मॉडल। बोर की प्रथम परिकल्पना, बोर की द्वितीय परिकल्पना और बोर की तृतीय परिकल्पना। और वही हाइपोथेसिस है जिनको जानने के बाद हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैं तीसरा पॉइंट क्या बता दूं बोलो आपको बेसिक में, कि बोलो बोर बोलो, मैंने कहा ने अपने बोलो मॉडल, मॉडल, अच्छा मॉडल किसका? परमाणु का, किसी और का नहीं। किसका मॉडल बोलो? परमाणु का। क्लियर? इसलिए बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम। क्लियर? क्या लिखा मैंने? एटॉमिक मॉडल ऑफ बोलो बोर। क्लियर? बोर ने अपने मॉडल में 3 परिकल्पनाएं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या लिख रहा हूं? हाइपो हाइपो मैंने कहा हाइपोथेसिस। ठीक है? बोलो 3 हाइपोथेसिस दी है। क्लियर? और उनको अच्छे से जानेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। पहले बताओ, पहले 3 बेसिक बातें समझ में आए बोलो? टॉपिक क्या अपना? एटम। एटम बोलो टॉपिक जो है वो इस नाम से किस में है बोलो? लैब असिस्टेंट में। लेकिन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक तो रहता ही है। बोलो रहता है तो हमें बोलो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो पढ़ना ही पड़ता है। बस हम थोड़ा यहाँ पर फिजिक्स एस्पेक्ट ज्यादा रखेंगे। बोलो, बात समझ में? जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर? उसके बाद मैंने आपसे कहा बोर मॉडल चाहे पूरी साइंस में कहीं भी आए वो तो सेम है। और बोलो बोर मॉडल तो चाहे फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, कहीं भी आए, बोलो बोर मॉडल तो बोर मॉडल सेम ही है। क्लियर? तो पढ़ना तो अपने को एग्जैक्ट बोर मॉडल ही पड़ेगा। क्लियर? बोलो, बोर मॉडल में पहली बात क्या बताई? बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी किसी को पता ही नहीं क्या है, तो मैंने क्या लिखा? E इज इक्वल टू एच न्यू। या E क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या होता है बोलो? एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है? बोलो फोटोन की ऊर्जा। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा ये क्या है? आवर्ती। आवर्ती बोले तो क्या? फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अच्छा, और H क्या है बोलो? प्लैंक कांस्टेंट। यहीं पे लिख दो बोलो, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है?
बोलो प्लांक कांस्टेंट। अच्छा प्लांक कांस्टेंट है, बोलो आपसे मैं कहूं मोहन कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि दिया किसने? प्लांक ने, इसलिए उसके नाम पे है। और समझे समझे, बोलो क्लियर। अच्छा आप देते तो आपका नाम आ जाता यहाँ पर। बोलो क्या बताना चाह रहे हो? बहुत सारे बच्चे से सोचते हैं यहाँ पर एच का नाम प्लांक कांस्टेंट ही क्यों रखा? अरे भाई ये मेहनत किसने की इसको देने में? प्लांक ने की है। तो कांस्टेंट भी किसके नाम? ऐसा ही होता है साइंस में जनरली। और जब भी कहीं कोई थ्योरी होती है, कहीं पर भी कोई कांस्टेंट आता है, ज्यादातर जिसने जो बताया है उसी के नाम पर कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको एक बार ये तीन बातें समझ में आए, नोट करोगे। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये नोट करोगे। ओके। वैलिड है मतलब लागू होता है, ठीक है। ओके। वार्नर मॉडल में कितने हाइपोथेसिस दिए? 3 हाइपोथेसिस, ठीक है। ओके। तो क्या टारगेट होगा अपना? तीनों हाइपोथेसिस को जानना होगा। बोलो क्लियर। ये तो बेसिक बातें बता दी मैंने, हटा दूं मैं? बोलो ठीक है। एक बार नोट हो गया? क्या हेडिंग डालेंगे आप? हाइपोथेसिस ऑफ बोर मॉडल। क्लियर? बोर मॉडल की परिकल्पनाएं।
ओके, यहां तक बात समझ में आए बोलो। अब देखो मैंने क्या लिखा यहां पर, हाइपोथेसिस ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। बोलो बोर मॉडल की परिकल्पनाएं, ठीक है। और इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो नंबर 1 प्रथम परिकल्पना, ठीक है। फर्स्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। फर्स्ट हाइपोथेसिस। अब एक एक को अच्छे से समझना फिर नोट करना। बोर क्या कहता है अपनी फर्स्ट हाइपोथेसिस में कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में, पहली बार क्या वर्ड यूज किया, निश्चित। बोलो बात समझ में। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये तो बात रदरफोर्ड ने भी की थी, लेकिन बोर ने अलग बात क्या की। बोर कहता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स और बोलो सर्कुलर ऑर्बिटल, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और जिनकी ऊर्जा भी निश्चित होती है, ऊर्जा भी कांस्टेंट रहती है। क्या बात बताई, जो पहली बात बताई है उसको मैं यहाँ पर पहले डायग्राम में बता रहा हूं। बोलो क्या बताया कि बोलो कभी भी किसी भी एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस पे चक्कर लगाता है, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्लियर। तो पहली बार KLMN, पहली बार ऑर्बिट शब्द, पहली बार कक्षा शब्द, पहली बार को सेल शब्द, पहली बार एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर शब्द देने वाला बोर है। बात समझ में क्या बता रहा हूं, यहां पर बोल रहे KLMN, इनको क्या बोला, कक्षा बोला, कक्षा बोला, कक्षा बोला, बोलो कोष बोला, ऊर्जा स्तर बोला। क्लियर। अगर इन्हीं को अंग्रेजी में बोलूं तो कक्षा का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट। कोष का मतलब क्या होता है, सेल। और ऊर्जा स्तर का मतलब एनर्जी लेवल। बोलो बात समझ में। ये शब्द कोई पूछे देने वाला कौन, तो बोर होगा। क्लियर। या KLMN का मतलब यही है, n बराबर 1 2 3 और 4। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब और कोई मतलब नहीं है। KLMN का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे है। क्लियर। तो इस फर्स्ट हाइपोथेसिस में क्या कहा, बोलो मैंने कहा बोर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर, बोलो मैंने कहा यहां पर, ठीक है, यहां पर बोलो बोर के अनुसार, ठीक है, अनुसार किसी भी एटम, ठीक है, में इलेक्ट्रॉन नाभिक, ठीक है, नाभिक मतलब ये न्यूक्लियस है, बोलो ये क्या है, न्यूक्लियस है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, के चारों ओर, के चारों ओर मतलब सराउंडिंग, चारों ओर निश्चित, मैंने कहा वर्ताकार, बोलो कक्षाओं, कक्षाओं में, ठीक है। क्या वर्ड लिखा यहां पर, फिक्स, मैंने कहा सर्कुलर, बोलो आपसे मैं करूं ऑर्बिट। क्लियर। निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में, बोलो चक्कर, चक्कर, बोलो चक्कर का मतलब समझ के घूमना, ठीक है, चक्कर लगाता है, लगाता है, तथा तथा उन उन निश्चित, ठीक है, कक्षाओं, बोलो कक्षाओं, ठीक है, फिक्स, मैंने कहा ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऊर्जा, बोलो ऊर्जा भी नियत बोलू, निश्चित बोलू, कांस्टेंट बोलू, बोलो रहती है। ठीक है। ये पहली हाइपोथेसिस किसने दी है, बोर ने दी है। क्लियर। फिर बोर ने क्या किया, ये तो स्टेटमेंट दिया, फिर बोलो ये बताया, फिर बोर्ड ने अपनी फर्स्ट हाइपोथेसिस का मैथमेटिकल फॉर्म बताया, गणितीय रूप बताया। तो अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा फर्स्ट हाइपोथेसिस, प्रथम परिकल्पना, ठीक है, बोलो का गणितीय रूप, बोलो गणितीय रूप, मतलब आप समझ गए कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस। क्लियर। बोलो बोर ने कहा कि कभी भी कोई भी
पार्टिकल सराउंडिंग सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब उस पर लगने वाले सारे फोर्स का योग 0 हो। क्लियर? बोलो क्या बोल रहा हूं समझना। कोई भी आज इलेक्ट्रॉन है, वो किसी ऑर्बिट किसी कक्षा में कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो कब कर सकता है? जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0। उस पर नेट फोर्स क्या हो? 0। उस पर लगने वाले टोटल फोर्स क्या हो? 0। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट हाइपोथेसिस में इसने कहा था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, वो अलग हाइपोथेसिस है। अभी जो पहली हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लोगों ने पूछा कि ये चक्कर वर्ताकार कैसे लगाता रहेगा, तो फिर बोर्ड ने कहा मैं अपने मैथमेटिकल फॉर्म से उसको प्रूव कर रहा हूं। उसने कहा कि बोलो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई भी पार्टिकल तभी कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन कर सकता है जब उस पर नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। तो मैंने कहा कोई भी पार्टिकल, ठीक है, और यहां पर हमारा पार्टिकल कौन है? बोलो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल, मैंने कहा तभी, बोलो तभी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, बोलो वर्ताकार, वर्ताकार, बोलो गति। ठीक है, वर्ताकार गति मतलब समझ गए, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मोशन कर सकता है, कर सकता है यदि उस पर बोलो नेट फोर्स, नेट फोर्स, बोलो आपसे मेरे को 0 हो, या फिर जिधर इधर लग रहा उतना उतना बैलेंस हो जाए। और समझे समझे, बोलो क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब अगर मैं सोचूं ये एटम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बोलो रेडियस है। क्लियर? तो अगर ये निश्चित वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? तो मैंने कहा एक तो सर्कुलर मोशन करते हैं तो फिक्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता ही लगता है। बोलो क्लियर? फिर मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन तो चार्ज पार्टिकल है, और जब दो चार्ज पार्टिकल नियर होंगे तो कूलम्ब फोर्स लगेगा ही लगेगा। बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्लियर? और मैंने कहा इज इक्वल टू 0। बोलो यही करूंगा मैं। बोलो क्या बोला मैंने आपको? कोई भी पार्टिकल तभी कंटिन्यूअस, बोलो सतत रूप से सर्कुलर मोशन कर सकता है जब उस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। क्लियर? इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं। एक कौन सा लग रहा है? बोलो एक कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। वो तो चाहे सर्कुलर मोशन कहीं पर भी हो, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर? तो मैंने कहा एफ सी, और एक कौन सा लग रहा है? या दो चार्ज है तो बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर एफ सी क्या है? क्या लिखा मैंने? बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्लियर? और वो फिक्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मतलब जो मोशन कर रहा है उसका मास, वी मतलब जिस वेलोसिटी से कर रहा है, आर मतलब जिस रेडियस के तहत कर रहा है। क्लियर? दूसरा फोर्स कौन सा है? मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर वैद्युत की बल। बोलो मैंने कहा स्थिर वैद्युत की, बोलो बल। क्लियर? या जिसको हम कूलम्ब बल भी कह सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं? कूलम्ब बल। और ये क्या होता है? बचपन से सीखा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता। बोलो ध्यान देना, मैंने कहा यहां पर, बोलो मैंने कहा चूंकि एक Q1 तो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। दूसरा Q2 कौन है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब जेडी करूंगा, अरे बोलो आपके मेरे को अंदर तो जितने चार्ज टोटल कितना होगा? जितने प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी? जेड के बराबर होगी। अच्छा, ये प्लस ये माइनस। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को करता हूं। के की जगह लिख दिया, एक Q1 की जगह माइनस ई लिख दिया, बोलो Q2 की जगह जेड ई लिख दिया, और नीचे आर स्क्वायर कर दिया। तो मुझे क्या पता चला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आया? माइनस के, बोलो 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 बोलो, मैंने कहा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो मैं इंडिविजुअल इसके बारे में बता चुका हूं
इसके बारे में बता चुका हूँ। अब इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तभी तो मुझे बोलो मैथमेटिकल फॉर्म मिलेगी ना। तो मैंने कहा चलो सोल्व करते हैं। क्लियर? ओके, आगे देखो कहानी को। बोलो मैंने कहा यहाँ पर अभी हमने बोला था चूंकि एफ सी प्लस एफ वी इज इक्वल टू 0, तो बताओ दोनों मेरे पास है, यहाँ पर क्या लिखूंगा? एम स्क्वायर, बोलो बोलो आर, बीच में तो प्लस ही लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और इधर आएगा तो प्लस, तो क्या लिख दू? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से आर कट हो गया, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और यही क्या होता है? फर्स्ट हाइपोथेसिस का मैथमेटिकल फॉर्म होता है। हर हाइपोथेसिस का मैथमेटिकल फॉर्म जानेंगे तभी तो एप्लीकेशन कर पाएंगे। बोलो सारे एप्लीकेशन बोर्ड के इन्हीं हाइपोथेसिस के मैथमेटिकल फॉर्म पर बेस्ड होंगे, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वेवलेंथ हो, एवरीथिंग। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है आपको फर्स्ट हाइपोथेसिस अच्छे से समझ में आए। बोलो 1% माइंड में आपके डाउट नहीं होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्सेड बोर्ड ने बताई है। बात मेरी समझ में आए? बोलो क्लियर? नोट करोगे? ये लाइन तो समझ गए? बोलो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू बोर, बोलो आपसे मेरे को इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, बोलो मोशन सर्कुलर इन, आपसे मैं करूं अराउंड न्यूक्लियस। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके।
ओके, तो ये KLMN का मतलब समझ गए। 1 2 3 पे मतलब क्या होता है, कक्षा बोलूं, ऑर्बिट बोलूं, कोस बोलूं, सेल बोलूं, ऊर्जा स्तर बोलूं, एनर्जी लेवल बोलूं, एक ही बात है। मतलब आपको मैं कभी आगे जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं बोलूं आपको सेकंड सेल की रेडियस क्या होगी, मैं बोलूं सेकंड एनर्जी लेवल की रेडियस क्या होगी, मैं बोलूं सेकंड ऑर्बिट, मतलब एक ही है। और समझे समझे बोलो क्लियर। बोर्ड ने कहा कि जो कक्षा होती वही सेल होता, जो सेल होता वही एनर्जी लेवल होता। फिफ्थ एनर्जी लेवल की कोई बात करूं तो मतलब फिफ्थ ऑर्बिट की कर रहा हूँ, फिफ्थ सेल की कर रहा हूँ, फिफ्थ कक्षा की कर रहा हूँ, सबका मतलब एक है। ओके। आई थिंक पहला हाइपोथेसिस समझ में आया। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था और ये मैंने आपको इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट बताया, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। वापस बैक करूं। ओके। ओके। एक एक चीज समझ में आई बोलो आपको। एक FC लिखा, एक FE लिखा। C मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है।
ओके, हो गया नोट बोलो। ठीक है, आ जाओ सेकंड हाइपोथेसिस पे बोलो। ठीक है, ओके, मैंने लिखा, बोलो सेकंड परिकल्पना। ठीक है, सेकंड हाइपोथेसिस। ठीक है, किसकी है बोलो? बोर की। पहले आपको फर्स्ट बताई थी, अब सेकंड बता रहा हूं। और ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड हाइपोथेसिस क्या है सुनो। हाइपोथेसिस मतलब जिसमें हम इतना भी चेंज नहीं कर सकते, जो बोर्ड ने बताया है वही मैं बता रहा हूं। क्लियर? हाँ, हम सोच सकते हैं कि वो हमारा काम का केस है। तो बोर्ड ने क्या कहा? मैंने कहा बोहर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन उन्हीं निश्चित कक्षा, ठीक है, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो सेकेंड हाइपोथेसिस है वो तो अपने आप में स्टेटमेंट ही ऐसा है कि मैथमेटिकल फॉर्म खुद ही लेके आ रहा है। कैसे? मैंने कहा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बताओ एम वी आर का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अरे बोलो, जे इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी आर। और ये जे क्या होता है? बोलो कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बोलो एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। पाई 3.14 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर? तो मैंने कहा यहां या एम वी आर एन एच। क्लियर? अगर मैं बताऊं तो एम तो क्या हो गया बोलो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बोलो वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग। बोलो आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, अच्छा एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्षा की संख्या। ठीक है, संख्या। और एच क्या है? बोलो प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट। मैंने कहा प्लांक नियतांक। ठीक है, नियतांक। और पाई तो सब दुनिया जानती है, बोलो 3.14। क्लियर? कोई के सर मैंने तो बचपन में ये देखा था, ये और ये एक ही एक नहीं है। बोलो एक ही है। इधर ध्यान देना, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये मेरी नजर में क्या हो गया? बोलो सेकंड हाइपोथेसिस हो गया। ये मेरी नजर में क्या हो गया? फर्स्ट हाइपोथेसिस हो गया। क्लियर? इधर ध्यान देना,
अब ये सेकंड हाइपोथेसिस में हमारे काम की चीज क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोर की सेकंड हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस के अनुसार अनुसार सेकंड कक्षा, ठीक है, सेकंड कक्षा मतलब समझ गए सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, का एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर, बोलो आपको मोमेंटम, ठीक है, होगा। अब ऑप्शन देते हैं आपको h अपॉन 2 पाई, बोलो 2h अपॉन पाई, h अपॉन पाई, बोलो 2h अपॉन, बोलो आपको यहां पर देते हैं, बोलो h अपॉन 4 पाई। क्लियर? ऐसे ऑप्शन आते हैं। बोलो सेकंड हाइपोथेसिस का फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए कि J इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब वो पूछे सेकंड, अच्छा तीन चीज तो कांस्टेंट है, अगर n बराबर क्या दिया सेकंड, तो फटाक से क्या कर लोगे, J बराबर 2h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कटा, h अपॉन पाई टिक कर दिया। क्लियर? और थर्ड का पूछे, फोर्थ का पूछे, फर्स्ट का पूछे, किसी का भी पूछे, कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो, तो ये क्वेश्चन आजकल आता है। बोलो बात समझ में? अगर मैंने आपसे कहा क्या हमेशा h अपॉन पाई होगा क्या? नहीं। बोलो आपको n जो दिया जाएगा, जैसे यही क्वेश्चन होता थर्ड ऑर्बिट, कुछ भी नहीं दिया, कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, थर्ड ऑर्बिट मतलब तीसरी कक्षा, ठीक है, बोलो तीसरी कक्षा, ओके। अच्छा, बोलो के का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है, बोलो कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, बोलो मैंने कहा होगा। और ऑप्शन आपको दे रखे, पहला h अपॉन 2 पाई, दूसरा दे रखा 3h अपॉन पाई, बोलो 3h अपॉन 2 पाई, एक दे रखा आपको h अपॉन 3 पाई। अब बताओ आपका दिमाग चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? बोलो ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन को देखो, आप तुरंत बोर की सेकंड हाइपोथेसिस पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि पूरी साइंस के अंदर एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट की संख्या में रिलेशन केवल और केवल किसने बताया है? बोर ने बताया है। ये सेकंड हाइपोथेसिस कैसे काम आएगी? एक तो एग्जैक्ट ऐसा लिख के दे दे, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैंने कहा ऐसे भी दे दे तो भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि आपको दिया थर्ड ऑर्बिट, आपको पूछा एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन आपने देखे, तुरंत आपको दिमाग में चलना चाहिए कि बोर्ड ने कहा था J इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बताओ एग्जैक्ट हाइपोथेसिस याद होगी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब उसने कक्षा कौन सी बोला है? थर्ड। तो बस करना क्या है, n बराबर 3 रखना है, बोलो n बराबर 3, तो आपको क्या करना हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई। अच्छा ये बोलो मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, बोलो बोलो सी। अच्छा एग्जामिनर दिमाग लगा है, आपको 1.5 अच्छा 1.5, और तब भी होगा ना, वो तो उस पर डिपेंड करता है। अरे समझे समझे, पहले बताओ ऐसा दिमाग लगा सकता नहीं लगा सकता है? अच्छा मेरा जैसा कोई और दिमाग लगा 6h अपॉन 4 पाई, बताओ ये भी होगा कि नहीं होगा बोलो? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐसा भी खेल एग्जामिनर खेलता है। मतलब आपका ये आ गया 3h अपॉन 2 पाई, ढूंढना आना चाहिए 3h अपॉन 2 पाई कौन सा है। डायरेक्ट भी दे सकता है और इनडायरेक्ट भी दे सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ ये तीन मैंने लिखे, बोलो तीनों सेम है कि अलग है, बोलो सेम है। मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो आपको? पहले बताओ बोर की सेकंड हाइपोथेसिस समझ में आए बोलो आपको? एग्जाम में ऐसा आता है। क्लियर? ओके। और ये जो भी हाइपोथेसिस हम पढ़ रहे हैं इनका यूज तो करेंगे, किस में करेंगे? एप्लीकेशन में। बोलो बात समझ ना, अभी तो एग्जैक्ट हाइपोथेसिस देख रहे हैं। आई होप बात समझ में आई बोलो आपको? नोट करोगे? ये प्लांक यहाँ लिखूं, ठीक है, h बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ओके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी लिखूं? ओके, ये मैं कभी न कभी लिख चुका हूं, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू बोर, बोलो आप समय को, एंगुलर, बोलो मोमेंटम ऑफ फिक्स सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ओके, हो गया। इस सेकंड हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस कैसे आते समझ में आया, बोलो। ओके, इस तरह से ये तो पूछा गया है एग्जामों में। बोलो, मैंने कहा अपने को पैटर्न समझना है, कभी 2 पूछे, कभी 1 पूछे, 3 कक्षा चौथ किसी का भी पूछे ना।
इधर देखो, J इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो, मैंने कहा J इज इक्वल टू R क्रॉस P। J इज इक्वल टू, बोलो P का मतलब क्या है? MV। इसीलिए J इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? MVR। अब यहाँ पर आप सोच लो, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और इस पे R पे डिपेंड करेगा। क्योंकि मास तो कांस्टेंट चीज है इस तरह से, ठीक है। ये J बराबर MVR कैसे आया, समझ में आया बोलो आपको? ओके। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वो हम रोटेशनल मोशन, हमारा जो टॉपिक होता है उसमें पढ़ते हैं। यहाँ तो हाइपोथेसिस में ये वर्ड आया तो मैंने कहा J इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और J तो क्या होता है? MVR। MVR मैंने कैसे लिख पाया? अगर नहीं पता हो तो ये लिख लेना आप। क्लियर? P क्या है? संवेग। P बराबर MV। अरे बोलो, समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? बात समझ में आई मेरी आपको? आ जाओ मैं थर्ड हाइपोथेसिस पे। बोलो, ये दो क्वेश्चन कराया मतलब पैटर्न सिखाया। चौथी कक्षा पूछे, पहली कक्षा पूछे, किसी भी कक्षा का पूछे, आपको क्या करना है? बोलो, NH अपॉन 2 पाई पता होना चाहिए, N की जगह रखना है और टिक कर देना है। क्लियर? ओके। मैंने कहा थर्ड परिकल्पना, ठीक है। थर्ड हाइपोथेसिस। थर्ड हाइपोथेसिस क्या बताया इन्होंने? बोलो, बोर कहता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा से दूसरी निश्चित कक्षा में, बोलो, ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण करता है। बोले तो इधर से उधर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करता है। या तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करेगा। कब रिलीज करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा, दो डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले थर्ड परिकल्पना क्या बताया? बोलो, बोहर के अनुसार, ठीक है। जब भी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ऑर्बिट, बोलो एक ऑर्बिट मतलब कक्षा, ठीक है, से, बोलो बोलो मैंने कहा दूसरे, और बोलो और दूसरी दूसरे ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कक्षा, ठीक है, में क्या करता है? संक्रमण। संक्रमण मतलब क्या करता है? ट्रांजिशन, ठीक है। बोलो, करता है। करता है तो एनर्जी, बोलो ऊर्जा, मैंने कहा उत्सर्जित, उत्सर्जित, क्लियर, इमिट, मैंने कहा रिलीज, या अवशोषित, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है। बोलो, करता है। ये बोला है इन्होंने। बोलो, फिर इसने क्या कहा? इधर देखो, दो डायग्राम बना रहा हूं। ये तो है न्यूक्लियस, ये है कक्षा। क्लियर? ये है कक्षा। बोलो, ये है न्यूक्लियस और यहां पर बना रहा हूं, ये है कक्षा, ठीक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा, लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये यू यू मैंने किया मतलब समझे? बोलो, ऊर्जा का उत्सर्जित होना। बोलो, ऊर्जा उत्सर्जित, बोलो, करता है, ठीक है। बोलो, कब होगा? समझ में आया? बोलो, जब हायर से लोअर, हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट, हाई सेल टू लो सेल, हाई एनर्जी लेवल टू लो सेल। अरे एक ही बात है ना? बोलो, क्लियर? और जब भी, बोलो, लो से हाई में जाएगा, यू 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 ऐसा किया मतलब क्या हुआ? ऊर्जा अवशोषित करेगा। बोलो, ऊर्जा, मैंने कहा अवशोषित, बोलो, करता है, ठीक है। आई थिंक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, बोलो मैं क्या बताना चाह रहा था। क्लियर? बोलो, समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब मेरे कहने का मतलब है, इसको भी मैं थोड़ा आपको प्रूव करके बताता हूँ, ध्यान से समझो। मेरे कहने का मतलब है, दोनों को समझो। बोर्ड ने कहा कि, बोलो, डेल्टा एच क्या होगा? बोलो, आफ्टर माइनस बिफोर, ठीक है। ये ऐसे लिख रहा हूं मतलब समझ जाओगे। ई एफ, ई बी, फाइनल, इनिशियल,
इनिशियल फाइनल और आफ्टर बिफोर समझते बोलो। आई लिखो तो भी चलेगा। ये आई का मतलब क्या? इनिशियल एनर्जी। एफ का मतलब क्या? फाइनल एनर्जी। बोलो बात समझ में? अच्छा, मैंने कहा डेल्टा एच मतलब चेंज ऑफ एंथैल्पी। मुझे एक बात बताओ, यहां पर इनिशियल कौन बनेगा? ये बनेगा। फाइनल कौन बनेगा? ये बनेगा। और हाँ के ना बोलो बनेगा। तो मुझे बताओ यहां पर इनिशियल ज्यादा। अच्छा, हम बचपन से हम डिफरेंस का मतलब आफ्टर माइनस बिफोर और बोलो यही करते हैं ना। तो बताओ मैंने ये किया, तो मुझे बताओ यहां पर चूंकि क्या है, आई इनिशियल इज ग्रेटर देन आई फाइनल। और होगा कि नहीं होगा बोलो। अच्छा, तो मुझे बताओ डेल्टा एच इनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बोलो। और नेगेटिव का मतलब क्या मतलब होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? उष्मा सेपी। उष्मा सेपी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होना। क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान से समझना। डेल्टा एच इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इस बार बोलो इनिशियल ये बनेगा, फाइनल ये बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस बार बोलो ई इनिशियल से ज्यादा क्या है? ई फाइनल है। तो बताओ डेल्टा एच डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब का रिलीज। एब्जॉर्ब। आई होप थर्ड हाइपोथेसिस समझ में आई होगी। क्या बताया मैंने, समझ में आया बोलो। और समझे कि नहीं समझे बोलो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब आपको मैंने एक्सेड जो तीनों हाइपोथेसिस किसने बताई थी बोलो, किसने बताई थी बोलो? बोर्ड ने, वो मैंने बताई आपको। क्लियर? नोट करोगे? कोई ये तो नहीं सोच रहा सर ये ऐसे ऐसे क्यों किया? अरे रेडिएशन एनर्जी ऐसे ही निकलती है। क्लियर? उधर एनर्जी इमिट, इधर एब्जॉर्ब। ठीक है, ये मैंने नीचे क्या बताया आपको ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। और समझे ही समझे बोलो। हाँ? इधर देखो, फिर वापस ध्यान देना, इधर ध्यान देना। अभी और दिमाग खोलना पड़ेगा। पहले बताओ डेल्टा एच मतलब अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस बिफोर। और यही होता है ना। अब मैंने कहा ये मैंने किया, बताओ इसमें फाइनल क्या है? ये रहा। इनिशियल क्या है? ये रहा। अरे बोलो समझे समझे। हाँ, इनिशियल ज्यादा है, तो बताओ अंतर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। अच्छा, ये किसने कहा कि अंतर का मतलब ज्यादा माइनस कम? बाद का माइनस पहले का। और यही करते हैं ना। नहीं समझे? अरे बोलो अंतर का मतलब डेल्टा एच का मतलब आफ्टर माइनस बिफोर। क्लियर? आया समझ में बोलो। ये तो हाइपोथेसिस जानी है अपन ने। मेन जो क्वेश्चंस का खजाना वो है एप्लीकेशन में। क्लियर? क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो मैंने तीनों हाइपोथेसिस बताई समझ में आए बोलो। ये गोले गोले बनाए ये क्या है बोलो? क्या है? और ऑर्बिट। ये बीच में ये ऐसा क्यों करता हूं मैं, समझते बोलो। हाँ, न्यूक्लियस समझ गए ना बोलो। ओके। क्या पता किसी के दिमाग में चल रहा हो।
सर हर बार गोला बनाते तो बीच में प्लस लिखते हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है।